नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष की क्लासेस में मैं परवीन आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगी अधिगम और शिक्षण। बीएड फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है अधिगम और शिक्षण, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग और लर्निंग। क्या कहते हैं? टीचिंग और लर्निंग। तो अधिगम और शिक्षण। अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या अर्थ होता है अधिगम का? सीखना। कि बालक जो सीखता है उसे ही अधिगम कहते हैं। जो अधिगम है ये शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। क्या है? अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का मूल जो है, केंद्र है, वो अधिगम ही है। मतलब बालक कैसे सीखे, क्या सीखे, यही अधिगम है और यही शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अधिगम के बिना शिक्षा मनोविज्ञान पूर्ण नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्यों लाया गया? शिक्षा मनोविज्ञान इसीलिए लाया गया कि बालक आगे विकास कर सके, अपने भावी जीवन में आगे बढ़ सके, अच्छे से पढ़ सके, सीख सके, अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सके। इसके लिए क्या जरूरी होता है? बालक का सीखना, अधिगम करना, कुछ ना कुछ सीखना। और सीखना तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अधिगम। और अधिगम है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम कौन सी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। जो बालक है, व्यक्ति है, वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। हमें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। जो सीखा हुआ ज्ञान होता है हमारा, जो हमारे लिए जीवन में उपयोगी होता है, उसको तो हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो उपयोगी नहीं होता है वो समय के अनुसार धीरे धीरे हम भुला देते हैं। तो क्या है, व्यक्ति हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अधिगम करता ही रहता है। अधिगम ये जरूरी नहीं है कि हम विद्यालय में ही अधिगम करें। जो विद्यालय में अधिगम करने की प्रक्रिया है वो इसका एक अधिगम का संकुचित अर्थ है। कौन सा अर्थ है? संकुचित अर्थ। लेकिन जो व्यापक अर्थ में हम अधिगम को देखते हैं, अधिगम का व्यापक अर्थ यह है कि बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। यानी कि विद्यालय के अलावा भी उसे विद्यालय से बाहर, समाज में, परिवार में, हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे बालक विद्यालय से पास आउट होता है, अपना स्कूल पास आउट करता है, उसे आगे बढ़ता है वो, तो उसे अगर वो कोई जॉब कर रहा है, वहाँ ऑफिस में भी उसे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर उस बालक ने जॉब ज्वाइन की, या जैसे अपन समझते हैं कि किसी बालक ने जॉब ज्वाइन की, उसने जॉब ज्वाइन की तो उसे उस जॉब का पहले नॉलेज थोड़ी है, उसकी शुरुआत है, तो उस चीज़ का उसे नॉलेज नहीं है। वो उसमें जो अपना कार्य स्टार्ट करेगा, प्रारंभ करेगा कार्य, तो कार्य प्रारंभ करते समय वो बहुत कुछ सीखेगा। उसे उस ऑफिस का तरीका पता चलेगा कि कैसे क्या क्या करते हैं। जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसे और नॉलेज होता जाएगा, और उसके एक्सपीरियंस से बढ़ने से, उसके नॉलेज के बढ़ने से उसमें ज्ञान का प्राप्ति होगी। वह और कुछ सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम बालक करता रहता है। और आज हम अध्ययन करेंगे अधिगम के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती है, कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए जिसमें एक बालक अच्छे से सीख सके, अच्छे से अधिगम कर सके। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। क्या अर्थ होता है? सीखना। और सीखने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, सीखने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए? इसमें नंबर 1 है उपयुक्त वातावरण। क्या है? उपयुक्त वातावरण। बिना अच्छे वातावरण के, उपयुक्त वातावरण के एक बालक ढंग से नहीं सीख सकता। एक अच्छे शांत वातावरण में ही, एक स्वच्छ वातावरण में ही हम अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अच्छे वातावरण में बालक अच्छे से सीख सकता है, शांत वातावरण में बालक अच्छे से सीख सकता है। कोई कोलाहल युक्त वातावरण हो, शोर हो, जैसे विद्यालय में बालक पढ़ रहा है, कक्षा में बालक पढ़ रहा है और बाहर से कोई गाड़ियां जा रही हैं, उसे अलग तरीके की आवाज़ें आ रही है बालक को, तो उसका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। जो अध्यापक उसे पढ़ा रहा है वो उसको ढंग से समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए विद्यालय का वातावरण और जहाँ पे भी बालक सीख रहा है वहाँ का वातावरण शांत और अच्छा होना चाहिए। अगर हम उस बालक को अच्छे से सिखाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को अच्छे से सिखाना चाहते हैं, तो वहाँ का वातावरण अच्छा हो, शांत शुद्ध वातावरण हो, उसी में
में एक अच्छा अधिगम हो सकता है, बालक अच्छे से सीख सकता है। तो सीखने की पहली कंडीशन क्या है? उपयुक्त वातावरण, यानी अच्छा वातावरण होगा तभी बालक अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है प्रेरणा। प्रेरणा यानी मोटिवेशन, प्रेरणा। नेक्स्ट है प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छे से नहीं सीख पाता। बालक एक सीख रहा है, लेकिन सीखने में उसे अगर हम और भी मोटिवेट कर देते हैं और प्रेरित कर देते हैं वो और अच्छे से उसे सीखेगा। अगर बालक को पता चले कि ये चीज़ सीखने से उसे ये लक्ष्य प्राप्त होगा और लक्ष्य युक्त सीखना होता है, वही अच्छा होता है। मतलब उसे अच्छे से मोटिवेट करें बालक को कि आप ये चीज़ पढ़ोगे, सीखोगे तो आपको ये चीज़ प्राप्त होगी, आप अपने जीवन में ये चीज़ें प्राप्त कर पाओगे, अच्छा जीवन जी पाओगे। तो किसी बालक को अच्छे से मोटिवेट करके, प्रेरित करके हम उसके सीखने को और भी मजबूत कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से उसे सिखा सकते हैं। तो अधिगम की जो अनुकूल परिस्थितियों में नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रेरणा। प्रेरणा के बिना अच्छा अधिगम संभव नहीं है। अच्छे अधिगम के लिए बालक को प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है रुचि। क्या है? रुचि यानी कि इंटरेस्ट। अगर हमारा किसी कार्य को करने में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो उस कार्य को हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। जैसे गर्ल्स होती हैं, उनकी ऑलमोस्ट हम देखते हैं रुचि होती है कुकिंग में। वो कोई कुकिंग की रेसिपी सीखती हैं, करती हैं। अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो ही वो अच्छे से कुकिंग कर पाएंगी, अच्छे से सीख पाएंगी। तो बिना इंटरेस्ट के हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। तो रुचि बहुत ज़रूरी है अच्छे अधिगम के लिए, अच्छे सीखने के लिए। इंटरेस्ट, किसी भी बालक का इंटरेस्ट उस चीज़ में होना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट है तभी वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा, वरना फॉर्मेलिटी करता रहेगा। किसी बालक का, माने किसी बालक का वो पढ़ रहा है लेकिन उसका पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो चाहे 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अपना टाइम वेस्ट ही करेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर उसका इंटरेस्ट है, जो वो टॉपिक पढ़ रहा है उस टॉपिक में उसका इंटरेस्ट है, तो वह उस टॉपिक को 1 घंटे में भी ढंग से समझ सकता है, सीख सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो बालक उस टॉपिक को चाहे 10-12 घंटे पढ़े तो भी वह उसको अच्छे से सीख नहीं पाएगा। इसलिए सीखने के लिए उस बालक में उस टॉपिक के प्रति रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाएगा, सीख पाएगा। नेक्स्ट है अवधान। अवधान क्या होता है? नेक्स्ट है अवधान। अवधान यानी किसी भी चीज़ पे हमारा ध्यान कैसा है, उस चीज़ को, हम जिस चीज़ को सीख रहे हैं उसमें हम किस तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उस तरीके को कैसा ध्यान हम दे रहे हैं, वो होता है अवधान। तो जिस चीज़ में हमारे, जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसमें अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो ही हम उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। चाहे कोई पढ़ने से संबंधित कार्य हो, कोई कलात्मक कार्य हो, कोई करना हो, कोई ड्राइंग हो, कुछ भी हो, कोई भी एनीथिंग, कोई भी कार्य हो, करने में ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा उस कार्य में ध्यान नहीं होगा तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। जैसे एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है और हम पढ़ रहे हैं, बालक बैठे आगे पढ़ रहे हैं आराम से, लेकिन जो टॉपिक अध्यापक पढ़ा रहा है उस टॉपिक में बालक का ध्यान है ही नहीं। वो शारीरिक रूप से तो कक्षा में उपस्थित है लेकिन मानसिक रूप से वो कक्षा में उपस्थित नहीं है, उसका मस्तिष्क कहीं और ही चल रहा है। तो वह चाहे अध्यापक कुछ भी बोले, उस बालक को वह कुछ समझ नहीं आएगा, वो कुछ नहीं सुन पाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि शारीरिक रूप से ही कक्षा में उपस्थित है, मानसिक रूप से नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और चल रहा है। तो वह उसको कैसे सीखेगा? अच्छे से सीख ही नहीं पाएगा। तो किसी भी कार्य को अच्छे से सीखने के लिए अपना ध्यान भी उस पर केंद्रित करना चाहिए। बिना ध्यान के हम उस कार्य को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो अधिगम के अनुकूल परिस्थितियों में अवधान भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उस पर ध्यान आकर्षित करना, उस टॉपिक पे, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है सीखने की विधि। नेक्स्ट है सीखने की विधि, कि हम जो भी कार्य सीख रहे हैं वो किस तरीके से सीख रहे हैं, हमारी विधि क्या है, किस तरीके से हम उसको सीख रहे हैं। अब जैसे कोई भी हम बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो छोटे बच्चे को ये नहीं है कि आप व्याख्यान विधि से पढ़ाएं। हम छोटे बच्चों को व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ा सकते। हम कहानियों का माध्यम लेंगे, कोई चित्र दिखाएंगे,
कोई अच्छी अच्छी स्टोरियाँ उसे सुनाएंगे, मॉडल्स दिखाएंगे, तो हम उस बालक को अच्छे से समझा पाएंगे। तो शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं वो भी बालक को सिखाने में काफ़ी उपयोगी होती हैं। और शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो बालक की बुद्धि, समय, क्लास का जो समय है उसके अनुसार निश्चित करनी चाहिए एक अध्यापक को। यह नहीं कि एक अध्यापक को जो सीखने की विधि वो उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो वो यूज कर रहा है वो अध्यापक के बालक के बौद्धिक स्तर के अनुसार यूज करे, उस टॉपिक के अनुसार यूज करे, उस कक्षा के समय के अनुसार यूज करे, जो बालक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार यूज करे। अगर सीखने की विधि उपयुक्त तरीके से यूज की जाएगी, उपयुक्त तरीके से बच्चों पे लागू की जाएगी, तो बच्चे उस तरीके को, उस सीखने को अच्छे से सीख पाएंगे। और उनका जो सीखना है, इस तरीके से सीखना है, वो एक स्थायी सीखना होगा। स्थायी सीखना मतलब उनको लंबे समय तक ये सीखना याद रहेगा। ये अधिगम उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। काफ़ी टाइम तक वो इस अधिगम को अपने माइंड में रख पाएंगे। जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वो काफ़ी समय तक उनके माइंड में रहेगा। तो इनकी जो नेक्स्ट विधि होती है वो होता है सीखना। ठीक है, सीखने की अच्छी विधि है तभी एक बालक अच्छे से सीख सकता है। तो अधिगम के लिए अनुकूल परिस्थितियों में अब तक हमने पढ़ा उपयुक्त वातावरण। एक बालक के लिए उपयुक्त वातावरण होगा तभी वो अच्छे से सीख पाएगा, पढ़ पाएगा, लिख पाएगा। नेक्स्ट, प्रेरणा। बिना इंटरेस्ट के, बिना मोटिवेशन के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। अगर उस कार्य को हम मोटिवेट कर देते हैं, मोटिवेशन डाल देते हैं उस कार्य में, तो वह कार्य काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट है रुचि। इंटरेस्ट भी उस कार्य में होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट भी हमारा बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है अवधान। उस कार्य पे हमारा ध्यान कैसा है, कैसे हम पढ़ रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। और नेक्स्ट है सीखने की विधि। अगर सीखने की विधि हमारी अच्छी है तो हम उसको अच्छे से सीख पाएंगे, कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।